हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्कार। विनय यादव की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश विनय यादव के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है वॉइस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। ओके, यू नो दैट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। आप सभी को पता है हम तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, कॉम्पिटिटिव लेवल की। सो इसमें बेसिक टू एडवांस वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। हमें बढ़ना है, अपने बेसिक लेवल से लेके एडवांस की तरफ जाना है। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है इसमें भी हम वही अपना प्रोसेस करेंगे कि बेसिक चीज़ों को समझते हुए एडवांस की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वॉइस, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए अगर इस टॉपिक को देखते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, एंड इन मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यू विल सी दिस टॉपिक। आपको ज़्यादातर जो आपके एग्ज़ाम हैं उसमें आपको ये टॉपिक देखने को मिलता है। और सबसे पहले हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे कि ये है क्या चीज़, वॉइस होती क्या है। ठीक है ना, और एग्ज़ाम हमसे इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, एग्ज़ाम के अंदर हमारे जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो किस तरह का होता है, वो सारी चीज़ें आप धीरे धीरे इस टॉपिक में मेरे साथ सीखेंगे। ठीक है, सो फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट यू हैव टू ज्वाइन मी एंड आफ्टर दैट यू विल learn this topic completely. Each and every point of this topic you will understood. Okay, see this one, क्या है ये वॉइस। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये जो वॉइस होता है दो तरह से हम इसमें कह सकते हैं, इसमें टू टाइप्स है, एक्टिव वॉइस। ठीक है, सेकंड इज पैसिव वॉइस। वन इज एक्टिव वॉइस, वन इज पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस होता है। इन दोनों को इनकी डेफिनेशन के बेस पे अगर हम समझते हैं, क्योंकि एग्जाम कभी भी आपसे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की डेफिनेशंस नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी उसकी अगर आपको परिभाषा नहीं पता है, उसके बारे में नहीं पता है व्हाट इज इट, कि वो क्या चीज़ है, दैट टाइम यू आर नॉट एबल टू डू दैट वन। क्लियर? So the first question is what is active voice? Active voice क्या होता है? हमारे पास पहला जो क्वेश्चन आता है वो हमारा एक्टिव वॉइस आता है। With the help of this definition, इसकी डेफिनेशन से आप जानेंगे कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। मैं सिंपल और स्वीट वे में आपको बताऊंगा, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव। सो अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटिव लेवल वी हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। सो दिस वन यू कैन सी दैट If you see the definition of this one, अगर इसकी definition आप देखते हैं तो doer is more important than the work is done. You know that in a sentence there is a doer, काम को करने वाला, and the second one is work. ठीक है, इन दोनों को बताती कौन है, वर्क। ओके, तो दो जो चीजें हैं, the work and doer, when in any of the sentence doer is more important, यानी importance अगर doer की ज्यादा होती है, you can say that this is active voice. Is my point clear? If we have written the passive voice, इसके अपोजिट होता है ये, the work is more important than the doer. In this the work is more important than the doer. ये जो वर्क होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसकी बजाय, डूअर की बजाय।
सो एक चीज हम इसमें अगर ध्यान से देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि डूअर और वर्क दोनों में ही दिया हुआ है, लेकिन डूअर इसमें इंपॉर्टेंट होता है किस सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में। जो हमारा एक्टिव का सेंटेंस उसमें डूअर जो है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, लेकिन पैसिव वॉइस में जब हम बात करते हैं तो वर्क जो हो रहा है या होता है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। इज माय पॉइंट क्लियर? समझ में आया ये पॉइंट? इसमें डूअर की इंपॉर्टेंस है, इसमें वर्क की इंपॉर्टेंस है। सपोज आई हैव रिटन हियर ही राइट्स अ लेटर। इफ आई हैव रिटन हियर a letter is written by him। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे he writes a letter, this is subject verb object, subject verb and object, ठीक है। this is doer, he writes a letter, तो he को हमने सबसे पहले यूज किया है, doer है, more important हो गया, किसकी बजाय, वर्क की बजाय। and in this a letter is, we are talking about the letter in the starting of the sentence, so the work, इसमें ये हमारा वर्क था, यहाँ पे ये वर्क हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। so you can say that a letter is written by, in this the work is more important than doer। clear है? see the next point। If you see the next point, इससे अगला अगर हम पॉइंट देखते हैं तो वो क्या होता है, हमारा एग्जाम हमसे क्वेश्चन पूछता है, हमारा एग्जाम हमसे क्वेश्चन पूछता है कि यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, चेंज दिस सेंटेंस फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव। ठीक है, अब एक बात हमारी समझ में आ रही है कि एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है एक्टिव वॉइस को चेंज करना है आपको पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस को आपको चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस एग्जाम्स आस्क यू, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, तो हम एक बात इसमें समझ सकते हैं कि एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव, अगर हम एक्टिव से पैसिव में जा रहे हैं और पैसिव से एक्टिव में जा रहे हैं, ये जो हमारा प्रोसेस होता है दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारा जो प्रोसेस है क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। If we change any sentence from active to passive, passive to active, this is called transformation. Is it clear? Now you will see what is transformation। अब देखिए इसमें ये कहता है ये हमारा प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, ये बात आपको समझनी है। तो आप क्या कहेंगे, when the structure of the sentence is changed but not the meaning of the sentence। अगर हम बात करते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, यहाँ दो चीजें आपके पास आ रही है, एक स्ट्रक्चर आया और दूसरा हमारे पास वर्ड आया है मीनिंग। कहता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज होता है लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होता। एक क्लियर चीज आती है, जब आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे देन ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन चेंज इनटू पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर, नॉट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी उसमें उसका अर्थ चेंज ना होके सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। जहां मीनिंग ना बदले सिर्फ स्ट्रक्चर बदले वो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, इफ आई हैव रिटन अ सेंटेंस, यू विल सी द स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट मैंने कहा, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये किसी एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। यू कैन सी दैट दिस इज द एक्टिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। इज माय पॉइंट क्लियर? सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके, अगर हम पैसिव में बात करते हैं, पैसिव में होता क्या है, यहाँ पे हमारा क्या यूज होता है, पहले
ऑब्जेक्ट, बिकॉज ये करता है, डूअर है, ये एक्टिव में पहले रहता है, पैसिव में यहाँ पे डूअर नहीं आता, पहले कौन आता है, पहले वर्क आता है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। एंड उसके बाद चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब, ओके, देन यू कैन से दैट V3। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है उसको हम कह सकते हैं सुटेबल प्रीपोजिशन, और उसके बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं एजेंट। सो नाउ इफ यू सी बोथ द स्ट्रक्चर, यू कैन से दिस active structure change into passive, this passive structure change into active, but in both the structure the meaning of sentences will be same। समझ आया? इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का था। इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ऑब्जेक्ट, चेंज हेल्पिंग वर्ब, V3, सुटेबल प्रीपोजिशन और एजेंट। सुटेबल प्रीपोजिशन ये हमारे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वर्ब हम प्रीपोजिशन को यूज करते हैं। सो नाउ यू अंडरस्टूड दैट व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन हियर। समझ आया ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज होना है। नाउ एक अगर हम इसमें पॉइंट की बात करें, कंक्लूजन की बात करें, इफ द मीनिंग ऑफ एनी स्ट्रक्चर इज चेंज्ड, सपोज the meaning of this one is different and the meaning of this one is different, then you can say that your transformation is wrong। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन वहां पे गलत है, क्योंकि दोनों में ही आपका मीनिंग सेम आना चाहिए। ठीक है, इज माय पॉइंट क्लियर? ओके, आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हुआ। सी द नेक्स्ट वन। अब इसके अंदर हमने एक चीज यहाँ पे आपको बताई, दैट इज सुटेबल प्रीपोजिशन। इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था बेसिक टू एडवांस चलेंगे, बेसिक जो चीजें हैं उनको लेते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। सो यू विल सी ऑल द पॉइंट एंड इफ यू विल मिस एनी पॉइंट देन यू विल नॉट अंडरस्टैंड द कंप्लीट टॉपिक। क्लियर? सी सी द नेक्स्ट वन। प्रीपोजिशन की बात कर रहे थे हम। सुटेबल प्रीपोजिशन, सुटेबल प्रीपोजिशन को कहाँ पे जनरली हम अपने अगर स्कूल लेवल पे बात करते हैं तो हमें सिखाया गया है कि हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, और कुछ जगहों पे हम दूसरी प्रीपोजिशन का भी यूज कर देते हैं। वो हमारी एक रटी हुई चीज है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो हम एक जगह पे किसी अपनी मर्जी से कोई तुक्का लगा रहे हैं। ठीक है ना? यहाँ इस क्लास में जो चीजें हैं आपके सिर्फ हम समझने और समझाने पे काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रटने और रटाने का काम नहीं है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि उसमें किसी तुक्का लगाने की कोई भी लॉजिक नहीं है। ठीक है, आप समझेंगे किस चीज को कहाँ यूज किया जाता है लॉजिक वाइज। ओके, सो आपने देखा एक प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं बाय, एक प्रीपोजिशन होती है हमारी विद। ठीक है, एक प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं इन, उसके बाद हम यूज करते हैं एट। ठीक है, उसके बाद हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं टू। दिस टाइप ऑफ द प्रीपोजिशंस आर यूज्ड इन द पैसिव सेंटेंस। ठीक है, जनरली हम बाय का यूज करते हैं, कई बार हम प्रीपोजिशन एजेंट नहीं लगाते हैं। ठीक है ना? तो क्या होता है उसमें वो आगे पॉइंट में देखेंगे। पहले आप ये समझिए वेयर वी विल यूज दिस टाइप ऑफ द प्रीपोजिशन, कहाँ पे यूज हम करते हैं इसमें। किसी पर्सन की बात आती है, या फिर आप कह सकते हैं लिविंग थिंग, उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी पर्सन और लिविंग थिंग के लिए हम यूज करते हैं बाय प्रीपोजिशन। ठीक है, कोई पर्सन है, लिविंग थिंग है, बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है ना? सेकेंड वन विद। अब विद प्रीपोजिशन का यूज कहाँ करते हैं, जब कोई टूल की बात हो रही है। ठीक है, जब किसी इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है तो हम क्या यूज करते हैं, विद प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, जब हम किसी मीडियम की बात करते हैं, इन द मीडियम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन मीडियम। लाइक दैट मैंने कोई सेंटेंस कहा, सपोज इफ वी
are doing the preposition in, if we have to use it, अगर हमने ये सेंटेंस कहता है this box contains my shirt, this box contains my shirt, तो हम क्या करेंगे, my book, my shirt is contained, not by, not with, not at, not to, क्या यूज करेंगे, my shirt is contained in the box, मीडियम, पूरा उसको कवर करते हुए, पूरा उसको लेते हुए अपने अंदर समा लिया, ठीक है ना, तो हम वो उसके लिए क्या यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं, ठीक है। एट का एक प्रीपोजिशन का यूज कहाँ करते हैं, नेम ऑफ समथिंग, इसके लिए हम क्या करते हैं, एट यूज करते हैं, नेम ऑफ समथिंग के लिए हम एट का यूज करेंगे। टू जो होता है कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स के साथ यूज किया जाता है, स्पेसिफिक वर्ब्स, ठीक है। स्पेसिफिक वर्ब्स आप जैसे कह सकते हैं नो है, ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हैं रेस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसके बाद अगर और बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कन्फाइंड है। सो दिस टाइप ऑफ द स्पेसिफिक वर्ड्स, विद दैट यू कैन यूज ओनली प्रीपोजिशन टू। इज माय पॉइंट क्लियर? इनके साथ आप इस तरह से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, कहीं कोई रटने की चीज नहीं है, सिर्फ समझना है दैट कि किसके साथ कौन सी प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? ये बात आपको समझ आई होगी। देखिए अगले पॉइंट की तरफ ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट जो हमारा अगला इसका पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसमें आप समझेंगे कि जो हमारे टेंसेस होते हैं उनको हम किस तरह से बदलते हैं, किस तरह से चेंज करते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो हमारे टेंसेस हैं जो हमने पढ़े थे पिछली क्लासेस में, उसमें आपने जाना था कि हमारे 3 टेंसेस होते हैं एंड सभी के 4 पार्ट्स होते हैं। तो वी हैव टोटल 12 टेंसेस, हमारे पास टोटल कितने टेंसेस आते हैं, 12 टेंसेस की हम बात करते हैं, ठीक है ना। और उन 12 में अगर हम बात करें, जो हमारे पास 12 टेंसेस हैं उनमें अगर हम बात करते हैं तो अब हम 1 बाय 1 सीखेंगे उसमें कि टेंस किस तरह से चेंज होते हैं, ठीक है। टेंस चेंज करने का तरीका क्या है, व्हाट इज द मेथड चेंज द टेंसेस इन द पैसिव वॉइस। इसमें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए हम किस तरह का मेथड यूज करते हैं, क्या चीजें देखते हैं, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, वी हैव प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमारे पास पहला जो टेंस आता है वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। एक्टिव वॉइस में हम अगर बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट है ना, V1 है, देन एस या ES का यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। मेनली हमारा काम होता है इसमें जो हमारी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होती है उसके ऊपर हम अपना काम करते हैं। किस चीज पे हम काम करते हैं, हमारा जो इसमें वर्ब और मेन वर्ब जो होती है उसके ऊपर हम अपना काम करते हैं, ठीक है। क्या कहता है इसके अंदर, इफ यू हैव टू चेंज इन द पैसिव वॉइस, ठीक है, जब आप इनको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इसमें क्या होगा, आपका सेंटेंस हम किस तरह से चेंज करेंगे, यू विल सी। हम इसमें क्या करते हैं, इज MR यूज करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक जो बी वर्ब होती है, ठीक है, उनको हम तीनों उस फॉर्म में यहाँ पे यूज करेंगे। जब हमारे टेंसेस हो जाएंगे तब आप समझेंगे कि इसका यूज पैसिव वॉइस में किस तरह से हुआ, वो हम आपको जैसे ही कंप्लीट होते हैं उस पॉइंट को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। हर एक में हमें बी का यूज करना है और वो किस तरह से होगा, बी की प्रेजेंट फॉर्म जो होती है इज MR, वो प्रेजेंट में यहाँ जहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है उस जगह पे हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। हमने इज MR यूज किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इज MR प्लस V3 का यूज करेंगे, ठीक है। इफ यू डोंट हैव, अगर हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं एंड वी डोंट हैव हेल्पिंग वर्ब, तो प्रेजेंट में हम इज MR का यूज करते हैं, पास्ट में हम वाज वर का यूज करते हैं,
और उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म। पैसिव में हमेशा आपके पास ये फॉर्मूला यूज रहेगा, b प्लस v3। तो b का प्रेजेंट फॉर्म आ गई हमारे पास और v3 हमने इसमें लगा दिया है। इट्स कंपल्सरी दैट इन एवरी पैसिव सेंटेंस यू हैव टू यूज ओनली v3 मींस पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर है? इन्हीं को देखते हैं तो कुछ सेंटेंस हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है ना। इनके एग्जांपल्स में मैं 2-3 सेंटेंस आपके पास लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। तो हमारा सेंटेंस क्या है इसमें, I have written here 5 sentences to clear the concept of this one। मैंने 5 सेंटेंस आपके पास लिखे हैं, आप इनको समझेंगे और करेंगे, ठीक है। He kills a snake। If I have written a sentence here, he kills a snake, यहाँ पे doer he है, then verb object। पैसिव वॉइस बनाते हैं, क्या करेंगे इसमें, a snake, ठीक है। उसके बाद स्नेक प्रेजेंट है, सिंगुलर है, इज का यूज हो जाएगा, इज किल्ड बाय। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने अभी प्रीपोजिशन के बारे में बताया था, ठीक है। लिविंग थिंग या पर्सन की बात कर रहे हैं, पर्सन नाउन, नाउन की जगह ही प्रोनाउन होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ही की बजाय यहाँ पे उसमें हम हिम का यूज करेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव केस में ही का हिम होता है। सेकेंड वन, ही राइट्स अ लेटर, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, डूअर है। व्हाट यू विल राइट हियर, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। इज दैट क्लियर? यहाँ पे भी वही ही है, हमने उसके लिए हिम का यूज किया। एन एरो किल्स अ स्नेक, एन एरो किल्स अ स्नेक। प्लीज टेल मी that it what will be here, क्या होगा इसमें, ध्यान दीजिए एक बार। an arrow kills a snake, a snake हमने यूज किया, a snake, इसका यूज होगा, snake सिंगुलर है, is, that is kills, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, killed। after that you have to use the preposition, so you know the concept that what is an arrow, arrow क्या है। उसमें हमने बात की थी प्रीपोजिशन की, कौन सी, अगर आप उसमें बाय करते हैं, टू करते हैं, इन करते हैं, एट करते हैं, विद करते हैं, विच वन विल बी हियर, सो यू कैन से दैट इट्स अ टूल एंड इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो कौन सी प्रीपोजिशन, शाबाश, बोल के बताइए, वेरी गुड। क्या हो जाएगा इसमें, हम विद प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, विद एन एरो। इज दैट क्लियर? फायर एनगल्फ्स द हाउस, द हाउस is engulfed, उसके बाद फायर, फायर क्या है, लाइक दैट मैंने अभी बताया था, किसी चीज में कोई समा जाना। जब आग लगती है तो जैसे आपने कहा कि एनगल्फ हो गया पूरा घर आग में, एनगल्फ इन द सेंस उसमें पूरा समा गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इन। द हाउस इज एनगल्फ्ड इन फायर, क्या प्रीपोजिशन यूज होगी इसके साथ, इन का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है राम मैरिज सीता, यहाँ पे ये वर्ड आया है, राम मैरिज सीता। हमने यहाँ पे लिखा सीता इज मैरिड। ध्यान दीजिए, ये जो हमारा वर्ड है दो तरह से काम करता है। एक्टिव वॉइस में इसके लिए अलग चीज होती है, पैसिव वॉइस में इसके लिए अलग चीज होती है। If this word is used in active voice, अगर ये word use होता है active voice में, then no prepositions will be there with it।
तो इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन का हम यूज नहीं करते हैं। इफ दिस वर्ड इज यूज्ड विद, अगर ये वर्ड यूज होता है एक्टिव वॉइस में तो कोई प्रीपोजिशन इसके साथ नहीं होती। बट इफ दिस वर्ड इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस देन ऑलवेज प्रीपोजिशन टू इज यूज्ड। तो यहां हम क्या करेंगे, सीता इज मैरिड टू राम। इस वर्ब को हमेशा ध्यान रखिए आप, it's a very important. Then in active voice no prepositions will be there, but in the passive voice you will use preposition to everywhere. Is my point clear? I hope आपको ये समझ आया होगा यहाँ तक का जो पॉइंट है। हम अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमें समझ आया किस तरह से उसको यूज करते हैं। इस तरह से हर एक टेंस में जो हमारा ये फॉर्मेट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब वगैरह यूज करेंगे, प्रीपोजिशन को भी लगाएंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को भी चेंज करेंगे। ठीक है ना, हमारा प्रोसेस इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, यही हम प्रोसेस यूज करते हैं। सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। ठीक है, वर्ब थर्ड फॉर्म यूज होती है, प्रीपोजिशन का यूज होता है, प्रीपोजिशन प्लस एजेंट, इसको यूज करते हैं। इन कुछ पॉइंटों के साथ हम क्या करते हैं, अपने पैसिव सेंटेंस को बना देते हैं। अब इस स्ट्रक्चर्स में आप सभी में जानेंगे कि किस टेंस में, जैसे प्रेजेंट था, टोटल 12 है हमारे पास, सभी के अंदर किस तरह से पैसिव का फॉर्म बनता है। एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। प्रीपोजिशंस आपको समझ आई, किस प्रीपोजिशन को किसके साथ यूज करना होता है। इज दैट क्लियर? सी द नेक्स्ट पॉइंट। Second one you will see present continuous। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम क्या करेंगे, हमारे पास एक्टिव वॉइस में क्या होता है, इज एम आर प्लस वी आई एन जी होता है। ठीक है, पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, इसमें इफ एनी सेंटेंस हैज हेल्पिंग वर्ब द सेम विल बी देयर इन द पैसिव वॉइस। अगर हेल्पिंग वर्ब होती है तो सेम हम उसको वही करते हैं। तो हमने इज एम आर को उसी के रूप में लिखा। ठीक है, उसके बाद वी प्लस आई एन जी, V1 है हमारे पास, है ना, यानी V1 का फर्स्ट लिखना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसमें V1 हमने ये लिखा, B फर्स्ट फॉर्म ही होती है तो हमने इसको B को यहाँ पे यूज किया, और ING फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, इसमें बीइंग का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने बी यहाँ पे लिख दिया और ING इसमें था इसलिए ING लगाया, उसके बाद हम अपनी V3 का यूज करेंगे। पॉइंट इज क्लियर? इज एम आर सेम हेल्पिंग वर्ब हुआ, V1 है, B फॉर्म यूज होती है तो V1 इसकी B फॉर्म हो गई, ING फॉर्म को हमने यूज किया, उसके बाद V3 यानी ये बीइंग वर्ड हो गया और V3 को हम यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड वन प्रेजेंट परफेक्ट, हमारे पास क्या होता है, हैज हैव प्लस V3। ठीक है, इसके पास भी अपनी हेल्पिंग वर्ब है, हैज हैव ही रहेगा। ठीक है, बी है, हमने क्या किया, इस बी को थर्ड फॉर्म बनाने के लिए बी की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बीन होगी, क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या है, बीन, और उसके बाद हमने बीन के बाद V3 का यूज किया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें हमारे पास हैज हैव है प्लस हमारे पास बीन है। ठीक है, फिर हमारे पास ING फॉर्म आती है और फिर हमारे पास V3 आता है। ये हमारा फॉर्मेट होता है, इसमें बीन प्लस VING। ठीक है, अब हम इसको चेंज करते हैं, हैज हैव हमारा सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हैज हैव के अकॉर्डिंग जैसे हमने यहाँ पे बीन लगाया था, हमने इसमें बीन का यूज किया।
ठीक है। उसके बाद V प्लस ING है, V ING था, हमने क्या किया था, V की जगह इसमें B फॉर्म लगाई, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे B, और फिर ING इसमें है तो इसी की तरह इसके साथ ING। अब हमारे पास दो चीजें सामने आती हैं, हैज हैव के बाद हमारी बी फॉर्म की बीन और बीइंग दो चीजें सामने आ जाती हैं, और दो चीजों को हम एक साथ यूज कर नहीं सकते, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता है। दिस इज द कंसेप्ट दैट व्हाई वी डोंट चेंज द पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका कंसेप्ट ये है। फिर से अगर समझते हैं तो बीन जो है हमारा हैज हैव की तरह हमने इसमें लगाया, ठीक है। VING की तरह इसको अगर हम करें तो यहाँ बीइंग आएगा, और बीन और बीइंग दोनों साथ आ रहे हैं तो इसका ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, इसीलिए हम इसको चेंज नहीं करते। तो आप कह सकते हैं दिस विल नॉट चेंज। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है पास्ट इंडेफिनेट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट में V2 होती है, चेंज करते हैं हम इसको पैसिव वॉइस में, was were प्लस इसमें V3। 6 हमारा इसी तरह से आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस was were प्लस VING होता है, चेंज करते हैं was were का सेम रहेगा, इस MR की तरह इसमें भी हम क्या यूज कर देंगे, वही चीजें हैं, बीइंग प्लस V3 का यूज करेंगे। 7 है पास्ट परफेक्ट, ठीक है, हैड प्लस V3, तो क्या हो जाएगा इसमें, हैड प्लस बीन, जैसे हैज हैव के साथ बीन आया था प्लस V3 इसको यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कंसेप्ट बन रहा था, इसी तरह पास्ट परफेक्ट का भी बनेगा, सिर्फ हैड यहाँ पे यूज होगा, तो इसका भी हम पैसिव वॉइस यूज नहीं करते। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी हमारे पैसिव चेंज नहीं होता। ठीक है, अभी तक हमने 8 जो किए हैं उसमें से 2 जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वी विल नॉट चेंज द पैसिव फॉर्म ऑफ दीज वन। इज दैट क्लियर। अब हम बात करते हैं अगले अपने फ्यूचर की तरफ। अगर हम अपने फ्यूचर के टेंस की तरफ जाते हैं तो फ्यूचर में हमारा क्या आता है, सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनेट है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में आपके पास क्या होगा, शैल विल प्लस V1। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, इसमें शैल विल, सेम हम हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज करेंगे पैसिव वॉइस में, शैल विल सेम रहेगा। ठीक है, V1 है, अब V1 हम क्या करेंगे, इसमें V1 की जगह B लगाएंगे और B के साथ V3 का यूज करेंगे। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसमें हमारे पास शैल विल होता है प्लस B होता है और प्लस VING होती है, चेंज करेंगे शैल विल। ठीक है, इसी तरह हमारे पास B था, है ना, हमने क्या किया, इसमें B के लिए इसमें क्या यूज करेंगे, अब यहाँ पे हमने B लगाया फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद V1 ING, V1 की जगह हम क्या करेंगे, B लगाएंगे और ING इसके साथ जोड़ेंगे तो बीइंग हो गया। अब हमारे पास B और बीइंग दोनों एक साथ आ रहे हैं, है ना, इसको दो तरह से एक साथ आ रहे हैं, और ये दोनों जब एक साथ आ रहे हैं तो इसका भी हमारा कंसेप्ट नहीं बन रहा है, इसका भी हमारा ये पॉइंट यहाँ गलत होता है। तो आप कह सकते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी पैसिव वॉइस चेंज नहीं होती है। इसमें बेटा हमें रटाया गया था, हमें बताया गया था कि फ्यूचर कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता, बट आज हम ये जान रहे हैं कि ये चीजें क्यों नहीं होती। आपको ये चीज क्लियर हुई कि हम इसको पैसिव में क्यों नहीं बनाते, इनका सभी का पॉइंट क्लियर हो रहा है, और इसका नहीं है, दोनों चीजें एक साथ आ रही हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई, इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी आई, तो हम इसका पैसिव चेंज नहीं करेंगे। पॉइंट इज क्लियर। थर्ड इज
फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं, सेल विल होता है प्लस हमारे पास हैव होता है प्लस V3 होता है। ओके, सेल विल सेम हम यूज करेंगे, सेल विल हमने सेम यूज किया, उसके बाद हैव यूज किया, ठीक है, और हैव के साथ हम क्या लगाते हैं, बीन, और बीन के बाद फिर क्या आ जाएगी हमारी V3 का यूज आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये, इसको हम चेंज करेंगे। The same will be there in future perfect continuous, जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किया, जैसे आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस किया, उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इट विल आल्सो नॉट चेंज। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले तीनों ही टेंसेस के जो हैं वो चेंज हमारे पैसिव में नहीं होते हैं। कंसेप्ट आप समझ चुके हैं क्यों नहीं होते हैं। तो अब हमारे पास एक कंक्लूजन आया, और वो कंक्लूजन क्या है कि अगर हमारे पास टोटल टेंसेस हैं तो इसमें से हम 4 को पैसिव में नहीं बनाते हैं, और कितने हमारे टेंस चेंज होंगे, 8 को हम पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं। चारों का मैंने आपको क्लियर कर दिया है, व्हाई वी डोंट चेंज दीज टेंसेस इनटू पैसिव फॉर्म। इज माय पॉइंट क्लियर। इसी के साथ एक बात और जुड़ी हुई है, फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो, और वो क्या है, अगर हम सेल और विल की बात करते हैं, सेल एंड विल दोनों ही हमारे जो ये ऑक्सिलरी वर्ब हैं, सेल एंड विल दोनों ही हैं, इनको हम फ्यूचर टेंस की प्राइमरी ऑक्सिलरीज में इंक्लूड करते हैं, प्लस इनको हम मॉडल्स ऑक्सिलरी में भी यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसके अलावा ये मॉडल्स हैं, इनके साथ हमने क्या किया, V प्लस V3 यूज किया, तो इसके साथ अगर कोई और भी मॉडल्स यूज होता है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, सेल है, कोई भी आगे अगर मॉडल्स आता है तो उसके साथ आप B प्लस V3 का यूज करेंगे। दिस कंसेप्ट इज आल्सो क्लियर विद दिस फ्यूचर। इन दोनों के अलावा कोई और मॉडल्स भी आता है, चाहे वो प्रेजेंट फॉर्म में हो चाहे वो पास्ट फॉर्म में हो, आप इनके साथ भी V3 का यूज करेंगे। पॉइंट इज क्लियर क्लियर, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ, समझ में आया। इस तरह से हम क्या करते हैं, वॉइस के टेंसेस को चेंज करते हैं। ठीक है, अब अगली बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। अगले पॉइंट पे जाने से पहले मैंने आपको एक चीज कहा था कि जैसे ही हम टेंस कंप्लीट करेंगे, जैसे ही हम टेंसेस को कंप्लीट करेंगे, इनके बारे में समझेंगे, हम आपको एक बात बताएंगे इसमें कि किस तरह पैसिव फॉर्म में B प्लस V3 का यूज होता है। क्योंकि हमारे पास जो B फॉर्म होती है, इसको आप कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म में इज MR या वाज वर होता है, प्रेजेंट में, पास्ट में। ठीक है, पहला रूप इसका B का यही होता है, ये पैसिव फॉर्म की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर हम एक्टिव की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास डू होता है। ठीक है, हमारे पास डू फॉर्म होती है, बी फॉर्म होती है और हैव फॉर्म होती है। ये तीनों क्या हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ठीक है, इनको हम एक्टिव में यूज करते हैं। डू हमारी प्रेजेंट का दोनों बताएगी इसमें, डू डज डिड। ठीक है, बी हमारी इज MR वाज वर इनको बताएगी, हैज हैव हैड ये पास्ट फॉर्म को इनको बताएगी, तीनों को। इनको जब हम चेंज करते हैं तो इस फॉर्म में लेके चलते हैं, और ये जो बी होता है इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इज MR या वाज वर। ठीक है, और उसके बाद इसमें सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो बीइंग। ठीक है, और थर्ड की हम बात करते हैं तो बी। ठीक है, हमने यही यूज किया, प्रेजेंट में इसको यूज किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज किया, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, तीनों फॉर्म को यूज किया, और उन सभी के बाद क्या यूज की, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंसेप्ट क्लियर हुआ। कहां बात कर रहे थे हम B प्लस V3 की,
इज माय पॉइंट क्लियर? तो हमने क्या कहा था आपको कि टेंसेस के बाद इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करेंगे कि ये जो बी फॉर्म होती है इसी पे पूरे आपके टेंसेस की फॉर्मेशन चेंज होती है। इज माय पॉइंट क्लियर? तो ये बी आपकी जो वर्ब है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब। क्लियर? सी द नेक्स्ट पॉइंट। आई एम राइटिंग हियर सम सेंटेंसेस, यू विल सी। कुछ सेंटेंसेस के बेस पे आगे के जो नए कंसेप्ट हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, उनको ध्यान देंगे। यू विल सी द सेंटेंसेस। I have written here 6 sentences. एक बार ध्यान से देखिए इन सेंटेंसेस को, इसके बाद इनको सीखने का काम करते हैं। I have written, मैंने 6 यहाँ पे सेंटेंस लिखे हैं, सभी को इन्हीं तरह इस तरह चेंज करके उसके हर एक पॉइंट में जो नई चीज़ है उसको जानने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस। सबसे पहले हम अगर इस सेंटेंस की बात करते हैं, व्हाट आई हैव रिटन हियर, ही ईट्स द फूड, द फूड इज ईटन बाय हिम। कोई नई बात नहीं है, द फूड इज ईटन बाय हिम। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया द फूड, उसके बाद प्रेजेंट है इज का यूज किया, ठीक है, V3 ईटन। उसके बाद हमारे पास ही जो है एक पर्सन की बात कर रहे हैं, प्रोनाउन है, नाउन की जगह यूज हुआ है तो हम उसमें बाय का यूज करेंगे, प्लस एजेंट हमने इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज किया। क्लियर है? कोई नई बात नहीं। उसके बाद सेकंड वन, ही कैन प्ले क्रिकेट। सेकंड हमारा सेंटेंस है ही कैन प्ले क्रिकेट। दिस इज ऑब्जेक्ट, चेंज करेंगे क्रिकेट, ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आए। उसके बाद ये जो हमारा है क्या है, ये अभी हम बात कर रहे थे सेल विल कैन कुड, क्या है एक बार बोल के बताइए, शाबाश, क्या है ये, हमारे मॉडल्स हैं। इनको हम अगर चेंज करते हैं क्रिकेट, सेम रहेगा, क्रिकेट कैन, मॉडल्स के बाद क्या चीज यूज करेंगे, वेरी गुड। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, क्रिकेट कैन बी, क्रिकेट कैन, यहाँ पे हमने बी लगाया, उसके बाद हम यूज कर रहे हैं वर्ब थर्ड फॉर्म प्लेड, वही ही है तो कोई सोचने की बात नहीं है, हमने यूज किया। पूरा अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे क्रिकेट कैन। क्लियर हुआ पॉइंट? उसके बाद आई नो दिस एड्रेस, ऑब्जेक्ट को ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा यहाँ पे, दिस एड्रेस, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दिस एड्रेस के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं इज, ठीक है, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे नॉन। उसके बाद क्या करेंगे हम, अब देखो वहां पे यहाँ पे जो वर्ब आई है नो, इसके लिए हम क्या प्रीपोजिशन यूज करेंगे। अगर आपको ध्यान है, मैंने कहा था आपको पीछे की सारी चीजें ध्यान रखेंगे तो आगे के कहीं प्रॉब्लम नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल शाबाश, क्या आएगी इसके साथ, टू, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, टू। उसके बाद हम क्या करेंगे, मी का यूज करेंगे। क्लियर हुआ? उसके बाद राम मैरिज रेखा, रेखा इज मैरिड, मैरिज वर्ड जो हमने बताया था, एक्टिव में कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होगी, बट इन पैसिव हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। रेखा इज मैरिड टू राम, रेखा इज मैरिड टू राम, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वी विल मैनेज द शो, वी विल मैनेज,
एक बार इसको ध्यान से समझें। तो क्या चीज इसमें बता रहा है, वी विल मैनेज द शो। ठीक है, वी के साथ टेंसेस में आपने एक चीज जानी थी, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था टेंसेस में, क्या बताया था कि हम आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं। आई और विल के साथ सेल का यूज करते हैं कब, जब हमारा बिहेवियर जो होता है नॉट फिक्स्ड होता है। तो यहाँ पे आई और वी आया, इसके साथ सेल नहीं है, इट मींस इसका क्या है, बिहेवियर फिक्स्ड है। तो हमने इसमें विल का यूज किया है, तो सेंटेंस पूरा फिक्स्ड बिहेवियर से बनेगा। द शो सब्जेक्ट बनाया, क्योंकि ये हमारा फिक्स्ड है तो हम क्या करेंगे, आई और वी के साथ जब विल हुआ है तो बाकी दूसरे सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे। द शो सेल बी मैनेज्ड बाई अस। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, समझिए। किसी भी अगर हम इसमें फिक्स्ड बिहेवियर और नॉट फिक्स्ड को ध्यान में रखते हैं तो हमारा सही होगा। हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट जो है उसको देखा और इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ विल यूज कर दिया, दैट इट विल बी रॉन्ग। इफ इट इन द एक्टिव वॉइस द सेम प्रोसेस विल बी, क्योंकि हम सेंटेंस ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म में एक चीज हमने समझी थी और वो क्या थी कि इसमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, ना कि मीनिंग चेंज करते हैं। इसमें मीनिंग चेंज नहीं होता, स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो हम अगर इसमें विल लगा देते हैं तो ये फिक्स्ड से नॉट फिक्स्ड बन जाता है और यहाँ गलत हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें हैं, कई बार एग्जाम पूछ लेता है। उसके बाद क्या कहता है, सिखा इज रीडिंग गुलिवर ट्रेवल्स। हमारे पास यहाँ पे क्या है, गुलिवर ट्रेवल्स। ध्यान से अगर हम देखें तो गुलिवर ट्रेवल्स, इज इट अ प्लूरल वर्ड और सिंगुलर, क्या है ये गुलिवर ट्रेवल। जो गुलिवर ट्रेवल्स है, इट्स अ नेम ऑफ अ बुक, बट इन दिस देयर इज रिटन हियर एस। नाउन के साथ एस या इस लगता है, आपने सीखा होगा, प्लूरल बनती है। बट कई बार कुछ चीजों के साथ एस या एस लगा होता है और हम इस पॉइंट को अभी हम समझते हैं। एक बार इरेज करके मैं इस पूरे पॉइंट को क्लियर करता हूँ, ध्यान से समझिए। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम आपसे कई बार आपको फंसाने के लिए पूछ लेता है, तो यू विल सी, ध्यान दीजिए क्या कहता है इसमें। सीता इज रीडिंग गुलिवर ट्रेवल्स। ठीक है, ये सेंटेंस था। हमने क्या किया, यहाँ इसको देखा, हमने देखा एस लगा हुआ है, नाउन क्या है, अपने आप में प्लूरल है, एस या एस लगता है, प्लूरल बन जाती है। हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ लेके आ रहे हैं गुलिवर ट्रेवल्स। प्लूरल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आर का यूज अगर कर देते हैं तो वो गलत हो जाता है। इट्स अ नेम ऑफ अ बुक, ये एक बुक का नाम है जो हमेशा सिंगुलर में काउंट होगा, तो हम क्या करेंगे, इज, और बीइंग रेड बाई सीता। पॉइंट क्लियर हुआ। ऐसे हमारे पास बहुत सारी चीजों के नाम कई बार सामने आ जाते हैं, उन चीजों को मैं आपको बताता हूँ किस किस का है, उनमें आपको ध्यान देना है। अगर आप वर्ब और सिंगुलर और प्लूरल का इसमें कहीं स्केल समझ नहीं आया तो वहां पे आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। ठीक है, कई बार हमें कुछ बुक्स के नाम जो ऑलरेडी इसमें लिखे होते हैं, जैसे इसमें लिखा है गुलिवर ट्रेवल्स, द अरेबियन नाइट्स, ठीक है ना, तो वो क्या है, दिख रहे हैं सिंगुलर लेकिन प्लूरल, लेकिन है वो सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर ही यूज करो। ठीक है बेटा। दूसरी चीज हम क्या करते हैं, कई बार हमें सब्जेक्ट के नाम दिखाई देते हैं, जैसे मैंने कहा फिजिक्स, और अगर हम लेते हैं तो मैंने कहा मैथमेटिक्स, ठीक है, और अगर लेते हैं तो मैंने कहा इकोनॉमिक्स। सभी में एस लग रहा है हमें प्लूरल है, बट ये प्लूरल नहीं है, इनको हम यूज करते हैं सिंगुलर में ही, ध्यान रखना सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। ठीक है, कई बार हमारे पास कुछ स्पोर्ट्स के नाम भी आ जाते हैं, जैसे मैंने कहा कार्ड्स खेलते हैं हम, ठीक है, जैसे मैंने कहा मार्बल्स एटसेट्रा। इस तरह के वर्ड जो होते हैं दिखने में प्लूरल बट होते सिंगुलर हैं। कुछ डिजीज के नाम्स भी आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा मीजल्स,
जैसे मैंने कहा मम्प्स, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, बीमारियों के नाम है। तो इस तरह से कई बार हमारे पास ये चीजें कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम पूछ लेता है, बट हमें अगर इसका कंसेप्ट पता होगा तो डेफिनेटली हम उसमें सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक होता है वो यहाँ पे कवर हो जाता है इसके साथ, ठीक है ना। तो इन पॉइंटों को आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। समझ में आया? आगे कुछ सेंटेंसेस के साथ एक नई बात आपको सिखाने की मोड पे ले चलते हैं, ध्यान दीजिए। फर्स्ट मैंने कहा केशव सादा पुलिस, ठीक है। फिर मैंने कहा दूसरे सेंटेंस में मोहन कैन ट्रस्ट द स्ट्रेंजर्स, ठीक है। फिर मैंने कहा अगला पॉइंट हमने कहा देवदास could not marry पारो, ठीक है। फिर अगला मैंने सेंटेंस कहा यहाँ पे द हाउस वाज क्लीन्ड। फिर मैंने एक और सेंटेंस आपसे कहा द thief was caught। Within 10 सेकेंड रीड these sentences। एक बार 10 सेकेंड के लिए इनको रीड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए मैंने क्या लिखा है। I have written here 5 सेंटेंस। मैंने यहाँ पे 5 सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं और इन 5 सेंटेंस में आप एक नए पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और वो नया पॉइंट क्या है देखिए, ठीक है। देखो आपने पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूँ पढ़ लिए होंगे, समझने की कोशिश करो। एक नई बातचीत के साथ हम इन सेंटेंसेस से मिलेंगे। हमारे पास बेटा ये वर्ड आया है द पुलिस, हमारे पास ये वर्ड आया है पुलिस, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास पी होता है, इसमें हम इसको 3P बोलते हैं, ठीक है। एक हम इससे बनाते हैं एक वर्ड पुलिस, ठीक है। एक हम बनाते हैं इससे पब्लिक, ठीक है। और एक हम बनाते हैं इससे पीपल, ठीक है। ये हमेशा अपने आप में प्लूरल ही होते हैं, ठीक है। ये हमेशा अपने आप में प्लूरल ही होते हैं। तो जब पुलिस की हम बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे इसमें, द पुलिस, ठीक है। क्या यूज करेंगे हम, द पुलिस। उसके बाद वर सीन बाय केशव, ठीक है। जब हमें समझ में आ गया पुलिस जो है प्लूरल है तो हमने वर का यूज किया बिकॉज इट इज इन द पास्ट। कंसेप्ट समझ आया? उसके बाद मोहन कैन ट्रस्ट द स्ट्रेंजर, कोई नई बात नहीं है। द स्ट्रेंजर कैन बी ट्रस्टेड बाय मोहन, कोई नई बात नहीं है। देवदास कुड नॉट मैरी पारो, पारो कुड नॉट बी मैरिड टू देवदास, मैरी वर्ड यूज हुआ है तो क्या प्रीपोजिशन होगी, टू। छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है लास्ट तक, ठीक है। अब हमने कहा द हाउस वाज क्लीन्ड, समझने की कोशिश कीजिए। द हाउस वाज क्लीन, द थीफ वाज कॉट। दो चीजें हमारे पास हैं, द हाउस, ठीक है, वाज क्लीन्ड, द हाउस वाज क्लीन्ड, यानी ये हमारे पास क्या है, द हाउस इज डूअर, डूअर तो नहीं कह सकते क्योंकि हाउस कभी काम नहीं करता है। द हाउस वाज क्लीन, घर को साफ किया गया। तो एक बात तो क्लियर है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको एक्टिव वॉइस बनाना है, ठीक है। जब एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो हमें यहाँ पे डूअर चाहिए, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूँ दोनों सेंटेंसेस को, पूरे पॉइंट को समझना। पहला सेंटेंस था इसमें द हाउस वाज क्लीन्ड, ठीक है। दूसरा था द थीफ वाज कॉट। पॉइंट क्या है इसमें, द हाउस वाज क्लीन्ड,
समझ में आया हमारे पास कि हमारे पास ये डूअर नहीं है, ये वर्क है। तो हाउस को क्लीन किया गया, क्लियर हो गई एक चीज। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, एक्टिव बनाना है। अब एक्टिव बनाने के लिए हमें डूअर चाहिए, बट डूअर इसमें है नहीं, तो हमें क्या करना होता है, इसमें अज्यूम करना होता है। जैसे मैथमेटिक्स होता है, कई बार कुछ चीजें नहीं दी है तो हम क्या करते हैं, उसको अज्यूम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी हमें अज्यूम करना है, मान लेना है उसमें, और मानने के लिए भी हमें थोड़ा सा अपनी कॉमन सेंस यूज करनी होगी। द हाउस वॉज क्लीन्ड, हो सकता है हाउस को क्लीन करने वाला समवन कोई है, ठीक है। हो सकता है आपके घर को साफ करने वाले कुछ प्लूरल लोग, ज्यादा भी लोग हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके घर को साफ करने वाली कोई लेडी भी हो सकती है। हो सकता है कोई आपके घर को साफ करने वाला क्लीनर भी हो सकता है। अब हमें क्या करना है, ये इनमें से घर को साफ करने के लिए कोई भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे इसमें, समवन। मैंने कहा कि इनको अज्यूम करते हैं अपनी कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग, कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो समवन जो है, समवन भाई कोई और, कोई भी आके आपके घर को साफ तो करेगा नहीं, तो ये हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। दे जो है प्लूरल की, वो लोग आए और आपके घर को साफ कर गए। कभी आपके घर को किसी कुछ लोगों ने आके अपने आप साफ किया है, वो भी नहीं कर सकते, कॉमन सेंस है। द लेडी, कोई लेडी आए और आके अपने आप की, भाई तेरा गंदा घर हो रहा है, ले अभी इसको साफ कर देते हैं, तो ये भी हमारे पास नहीं हो सकता। क्लीनर, जनरली क्या होता है, क्लीनर का काम होता है, सफाई करने वाले का काम होता है घर का साफ करना, तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, द क्लीनर का यूज करेंगे। और हमने यहाँ पे यूज किया क्लीनर, ठीक है, क्लीन्ड द हाउस, ठीक है। ये अब हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया, पॉइंट इज क्लियर। उसके बाद कहा द थीफ वाज कॉट, दिस इज आल्सो इन द पैसिव वॉइस। बेटा ये कुछ चीजें इस तरह की एग्जाम हमसे पूछता है, और वो क्यों पूछता है, क्योंकि एग्जाम हमसे ये जानना चाहता है कि आपने अपनी कितनी कॉमन सेंस को इसमें यूज किया है। तो क्या होगा उसमें, द थीफ वाज कॉट। कहानी को समझने की कोशिश कीजिए, ये जो थीफ है डूअर नहीं है, ये चोर पकड़ा गया, पकड़ने वाले के बारे में नहीं बताया गया है। हमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बनाना है, डूअर को अज्यूम करना है, डूअर को अज्यूम करना है, ठीक है ना। अज्यूम कर सकते हैं डूअर को, तो डूअर को अज्यूम करने के लिए जनरली थीफ को कौन पकड़ती है, पुलिस पकड़ती है, और दूसरा उसमें कौन पकड़ते हैं, पीपल, ठीक है ना, लोग भी पकड़ते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसमें, सपोज, अब समझने की इसमें अगर हम कोशिश करें अपनी, अगर हम जनरली इस चीज को समझें, तो क्या पॉइंट के कहता है इसमें, सपोज करो आप मार्केट में गए, ध्यान से समझिए। सपोज मैंने कहा आप मार्केट में गए, आपने वहां देखा एक चोर जो है कुछ चोरी करते हुए भाग रहा है, ठीक है। यू वेंट इनटू मार्केट, यू सॉ अ थीफ दैट ही वाज स्टीलिंग समथिंग एंड रनिंग अवे। तो आप वहां वेट करेंगे कि अभी पुलिस आएगी और फिर इसको पकड़ेगी। इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल कि आप वेट करोगे कि पुलिस आएगी और इसको पकड़ेगी? अरे जब तक पुलिस आएगी तब तक तो वो भाग जाएगा। तो ज्यादा चांसेस किसके हैं, पीपल, लोग, ठीक है, या फिर आप पब्लिक कह सकते हैं, ठीक है ना। पुलिस के आने से पहले तो वहां पे पब्लिक या पीपल जो है वो लोग अपना काम करेंगे और उसको चोरी करते हुए भागने से पहले पकड़ेंगे। तो हम यहाँ पे इसका क्या यूज कर सकते हैं, पीपल caught the thief, ठीक है। ये सिर्फ एग्जाम आपको घुमाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन आपसे पुट अप करता है, और बहुत सारी इस तरह की नई नई चीजें इसमें हम देखेंगे। लेकिन आज की जो हमारी क्लास है इतनी ही रहेगी। आपने कुछ नई चीजों को इसमें समझा, और नई चीजों के साथ हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।